प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया बीच में जो है वीडियो अपलोड नहीं हुए थे अपने, तो ये लेसन अपना जो है चल रहा था। इसके कुछ वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और दो टॉपिक जो इसमें रिमेनिंग हैं वो उनमें से एक है हमारा वोल्ट मीटर का अंशांकन विभव मापी की सहायता से। एक्चुअल में हम पढ़ क्या रहे थे, विभव मापी के अनुप्रयोग। तो विभव मापी के अनुप्रयोगों का ये एक और पार्ट है वोल्ट मीटर का अंशांकन, और इसके बाद में जो लास्ट टॉपिक बचेगा वो होगा एमीटर का अंशांकन। तो इनको हम जो है दो वीडियोस के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपने रिवाइज किया है ढंग से तो उस केस में जो हमने पहले दो एप्लीकेशंस पढ़े हैं उनकी तरह ही हम यहाँ पे वोल्ट मीटर का अंशांकन भी इजीली समझ सकते हैं। अंशांकन का तात्पर्य, या इसको एक और वर्ड से भी कहते हैं अंशशोधन, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कैलिब्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है, पाठ्यांक है, वो एक्चुअल से थोड़ा सा अलग रहता है। कारण क्या होता है कि हमने कहीं पे पढ़ा है, या यहीं पे पढ़ लेते हैं क्योंकि इसके बाद में जो लेसन आने वाला है उसमें वोल्ट मीटर की पूरी स्ट्रक्चर आएगी। ये मान लो कोई प्रतिरोध है और इसके सिरों पर विभवांतर के मापन के लिए हम एक वोल्ट मीटर काम में लेते हैं। ओके, अब इधर से धारा आ रही है आई। अगर इस वोल्ट मीटर का पाठ्यांक अनंत हो तो इस साइड में बिल्कुल भी धारा नहीं जाएगी, और पूरी की पूरी धारा जब R से गुजरेगी तो R के सिरों पर विभवांतर क्या होना चाहिए, IR। लेकिन होता क्या है कि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक अनंत नहीं हो सकता। अनंत नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है क्योंकि वोल्ट मीटर जो है रीडिंग तभी देगा जब इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो अत्यधिक प्रतिरोध होता है, बहुत अधिक होता है, लेकिन अनंत नहीं होता, तो कुछ धारा तो ग्रहण करेगा, और जब कुछ धारा ग्रहण करेगा तो इसमें बहने वाली धारा का मान कम हो जाएगा। उस स्थिति में यहाँ जो आपको पाठ्यांक मिलेगा वो एक तरह से, मान लो कि इसमें करंट I डैश जाती है तो I डैश R हो जाएगा, और I डैश R का मान IR से कम होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक है वो वास्तविक मान से कुछ कम होता है, और उस अंतर को ज्ञात करना अंशांकन कहलाता है। तो विभव मापी की सहायता से वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में त्रुटि ज्ञात करना, या वोल्ट मीटर के पाठ्यांक और वास्तविक मान का अंतर ज्ञात करना वोल्ट मीटर का अंशांकन कहलाता है। ओके, अब हम वोल्ट मीटर का अंशांकन विभव मापी की सहायता से कैसे करेंगे वो हमें देखना है, और ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण हम वोल्ट मीटर का अंशांकन विभव मापी की सहायता से करेंगे। क्यों? क्योंकि विभव मापी का हमने देखा है कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिरोध अनंत होता है, कि संतुलन की अवस्था में, यानी जब धारामापी जीरो विक्षेप देता है तो विभव मापी द्वितीयक परिपथ से धारा ग्रहण नहीं करता है। तो इसलिए विभव मापी का जो पाठ्यांक है वो एक्चुअल पाठ्यांक होता है, वास्तविक होता है, जबकि वोल्ट मीटर का पाठ्यांक जो वास्तविक है उससे कुछ हट करके है। तो इसलिए हम विभव मापी की सहायता से वोल्ट मीटर का अंशांकन कर सकते हैं। देखिए परिपथ कैसे बनता है। बनावट जो है वो बहुत सिंपल वे में आपको पहले से भी बता रखी है कि विभव मापी का जो प्राथमिक परिपथ है उसकी एक नियत संरचना है कि हम विभव मापी तार जो 10 मीटर लंबाई का होता है उसके साथ बिंदु A और B के बीच में एक सेल EP, कुंजी K1 कह दें क्योंकि और भी कुंजियां हम लगाएंगे, और धारा नियंत्रक RH1, ये जोड़ करके प्राथमिक परिपथ का निर्माण कर लेते हैं। द्वितीयक परिपथ में यहाँ पे हम पहले जो है मानकीकरण करके विभव प्रवणता ज्ञात करेंगे, तो इसलिए पहले एक मानक सेल जोड़ देंगे।
और उसके बाद एक और परिपथ बनाएंगे हम। यहां हम लगाते हैं प्रतिरोध बॉक्स RB, और इसके बाद एक और सेल लगा करके इस प्रतिरोध बॉक्स में धारा प्रवाह करेंगे, और यहाँ एक और धारा नियंत्रक हैं। इसको हम इस टाइप से जोड़ देंगे। ये है आपका RH2 और दिस इज कुंजी K2। इस सेल का नाम हम जनरली E दे देंगे। ये है मानक सेल ES। अब यहाँ एक हम लगाते हैं द्विमार्गी कुंजी, और हमें पता है द्विमार्गी कुंजी क्या होती है, जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं, 2 कुंजियां होती हैं, इसलिए द्विमार्गी कहलाती है। Y से हम धारामापी जोड़ देंगे और धारामापी को विसर्पी कुंजी से जोड़ देंगे। आई बात समझ में? ये है विभवमापी से वोल्टमीटर के अंशांकन का परिपथ चित्र। और इस परिपथ चित्र के अंदर मतलब आप बनावट जो है इसी टाइप से डिनोट कर सकते हैं कि हम प्राथमिक परिपथ कैसे बनाते हैं, उसके बाद द्वितीयक परिपथ के अंदर पहले मानक सेल जोड़ते हैं, उसके बाद उसी द्वितीयक परिपथ के अंदर प्रतिरोध बॉक्स कुंजी K2 और धारा नियंत्रक RH2 सेल E के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। सभी उच्च विभव वाले सिरे कहाँ जुड़े होते हैं? बिंदु A पर। मानक सेल का जो ऋण सिरा है वो X टर्मिनल से जोड़ देते हैं, और प्रतिरोध बॉक्स का एक सिरा इधर से जुड़ा हुआ है, एक सिरा हम जोड़ देते हैं द्विमार्गी कुंजी के Z से, और द्विमार्गी कुंजी का Y टर्मिनल गैल्वेनोमीटर और जॉकी के साथ जुड़ा होता है। ओके, अब हम देखें इसकी कार्यप्रणाली की, किस टाइप से हम अंशांकन, यानी प्रक्रिया क्या है। तो प्रक्रिया ये है कि सर्वप्रथम हम कुंजी K1 को ऑन करेंगे। कुंजी K1 को ऑन करेंगे तो विभवमापी तार में धारा प्रवाहित होगी। ओके, विभवमापी तार में धारा IP प्रवाहित होती है जब आप कुंजी K1 को ऑन करते हैं। अब हम क्या करेंगे, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल X और Y के बीच प्लग लगाते हैं। आप साथ साथ में जो है नोट्स तैयार कर सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिखते जाएं। अगर कम समझ में आता हो तो बैक करके दोबारा से देख लें, दोबारा से सुन लें कि कुंजी K1 को ऑन करने पर विभवमापी तार में धारा IP प्रवाहित होती है। अब द्विमार्गी कुंजी के X और Y के बीच प्लग लगाते हैं। तो X और Y के बीच जब प्लग लगाते हैं तो उस केस में ये मानक सेल परिपथ में आ जाता है, बाकी वाला परिपथ ऑफ है अभी। अब हम क्या करेंगे, विसर्पी कुंजी को बिंदु A और B के पास स्पर्श करवा करके ये देखेंगे कि परिपथ संयोजन सही है या नहीं है। सही होने की यहाँ पे जांच क्या है कि A बिंदु पर स्पर्श करवाने पर, मतलब पहला तार है और B वाला अंतिम तार है, हमें धारामापी में विक्षेप विपरीत मिलना चाहिए। A पर स्पर्श करवाने पर और B पर स्पर्श करवाने पर अगर धारामापी में विक्षेप विपरीत दिशा में मिलता है तो इसका मतलब हमारा परिपथ संयोजन सही है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमें मानक सेल को संतुलित करना है। तो हम पहले तार, दूसरे तार, तीसरे तार, चौथे तार, यानी अलग अलग तारों पर विसर्पी कुंजी को स्पर्श करवाते जाएंगे और ये देखेंगे कि कहाँ हमें जीरो विक्षेप मिल रहा है। जहाँ भी, जिस तार पर भी हमें जीरो विक्षेप मिलने की संभावना दिखेगी वहाँ पर रुक करके हम बाईं या दाईं तरफ विसर्पी कुंजी को खिसकाकर जीरो विक्षेप की स्थिति पता कर लेंगे। जब हमें जीरो विक्षेप की स्थिति मिल जाएगी तो वो लंबाई हम बिंदु A से नोट करेंगे और वो संतुलन लंबाई होगी मानक सेल ES के लिए। तो ES इस समय संतुलित हो जाएगा, हम लिख लेंगे इसको LS से। ES समानुपाती LS, देन ES इक्वल टू XLS। आप चाहें यहाँ से X का फॉर्मूला निकाल लें, ES बाई
LS। ओके, तो विभव प्रवणता हमें यहां से मिल जाती है ES बाई LS। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहां से पलक को हटा लेंगे। कुंजी K1 को ऑन कर रखा है, कुंजी K2 को भी हम ऑन कर देंगे। प्रतिरोध बॉक्स पर हम एक वोल्टमीटर जोड़ देंगे जिसकी हमें अब जरूरत पड़ेगी, रीडिंग लेने की जरूरत पड़ेगी। तो देखो, प्रतिरोध बॉक्स से हम कोई ज्ञात मान का प्रतिरोध कैपिटल R प्रयुक्त करेंगे। कुंजी K2 को ऑन कर प्रतिरोध बॉक्स से कोई ज्ञात मान का प्रतिरोध कैपिटल R प्रयुक्त किया जाता है और द्विमार्गी कुंजी के Y और Z के बीच पलक लगाया जाता है। तो सेकंड जो पॉइंट है उसमें हम पलक कहाँ लगाएंगे, Y और Z के बीच। Y Z के बीच पलक लगा करके फिर से हम क्या करेंगे, विसर्पी कुंजी को विभवमापी तार पर स्पर्श करवाएंगे। तो इस समय क्योंकि कुंजी K2 ऑन है तो यहां से एक धारा प्रवाहित होगी I, और ये धारा प्रतिरोध बॉक्स में जाएगी। प्रतिरोध बॉक्स से हमने प्रतिरोध R प्रयुक्त कर रखा है तो इस R पर विभवांतर उत्पन्न करेगी। ओके, अब हम सेम प्रोसेस वही अपनाएंगे कि बिंदु A और B के पास स्पर्श करवा करके ये चेक करेंगे कि परिपथ संयोजन सही है या नहीं है। अगर हमें A पर और B पर स्पर्श करवाने पर धारामापी में विपरीत विक्षेप मिल जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा परिपथ संयोजन सही है। उस केस में हम अलग अलग तारों पर स्पर्श करवा करके ये देखेंगे कि कहाँ पर हमें जीरो मिल रहा है, जीरो विक्षेप। और उसकी स्थितियाँ पिछले दो अनुप्रयोगों में मैंने समझाई भी हैं कि जीरो विक्षेप तब मिलेगा जब ये I धारा जो है वो यहाँ से ऊपर नहीं जाए या IP धारा यहाँ से नीचे नहीं आए, यानी IP जो है वो प्राथमिक परिपथ में प्रवाहित होती रहे और I धारा इस परिपथ में प्रवाहित होती रहे। तो उस स्थिति में जो R के सिरों पर विभवांतर हैं वो विभवांतर हमें यहाँ पे संतुलित मिलेगा विभवमापी तार पर। माना कि संतुलन लंबाई L है तो जो विभवांतर हैं वो समानुपाती L होगा। मान लें कि ये विभवांतर है V डैश, तो V डैश समानुपाती L मीन्स V डैश बराबर X है और X की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे तो हमें V डैश मिल जाएगा ES by LS into L। ओके, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये मानक सेल है, ये मानक सेल के लिए संतुलन लंबाई है। इट मीन्स ये ज्ञात है, ये भी हमें ज्ञात है, तो V डैश का मान ज्ञात हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी प्रतिरोध हमने यहाँ प्रयुक्त किया था उस प्रतिरोध पर विभवमापी द्वारा प्राप्त ये पाठ्यांक होगा जो एक तरह से विभवांतर का वास्तविक मान होगा। अब इसी स्थिति में अगर मान लो वोल्टमीटर का पाठ्यांक जो है वो है V, हम वोल्टमीटर का पाठ्यांक डायरेक्टली देख सकते हैं जो भी विक्षेप दे रहा है उसके अनुसार। तो अगर वोल्टमीटर का पाठ्यांक V है तो फिर वोल्टमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि क्या हुई, त्रुटि को हम लिखेंगे V माइनस V डैश या V डैश माइनस V, कैसे भी लिख सकते हो, धनात्मक या ऋणात्मक दोनों टाइप की त्रुटि आ सकती है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि विभवमापी का पाठ्यांक जो है वो वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक है वो विभवमापी के पाठ्यांक से या वास्तविक मान से कितना भिन्न है। और अब हम जब ग्राफ बनाएंगे डेल्टा V का V के साथ, यानी वोल्टमीटर का पाठ्यांक और वोल्टमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि, इनके बीच में बनाए गए ग्राफ को अंशांकन वक्र कहते हैं। और ये अंशांकन वक्र हमें कुछ इस टाइप का मिलता है, जिगजैग, अनियमित होता है, कोई फिक्स कुछ नहीं होता है। रीडिंग जब हम लेते हैं तो हो सकता है कि कोई मान यहाँ पे प्राप्त हुआ, कोई मान यहाँ हुआ, कोई मान यहाँ हुआ, तो उन सभी को हम मिला करके एक ग्राफ बना सकते हैं। इस ग्राफ को हम बोलते हैं अंशांकन वक्र, कर्व ऑफ कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर।
ओके, तो इस टाइप से हम जो हैं अलग अलग पाठ्यांक लेकर के, और पाठ्यांक अलग अलग कैसे लेंगे, x जो है उसको तो कांस्टेंट रखेंगे, हम चेंज करेंगे किसमें, या तो यहाँ से धारा को बदल सकते हैं या यहाँ पे हम अलग अलग प्रतिरोध काम में ले लें, ठीक है। तो उस स्थिति में यहाँ पे विभवांतर बदलेगा और मतलब विभवमापी द्वारा प्राप्त विभव का मान बदलेगा, वोल्टमीटर की रीडिंग भी बदलेगी, उसके अनुसार डेल्टा वी का मान भी बदलेगा। तो इस टाइप से हमने आज के टॉपिक में वोल्टमीटर के अंशांकन को अच्छी तरह से समझ लिया। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम एमीटर का अंशांकन करेंगे। थैंक यू।